Welcome students. Today I am going to introduce a new chapter under cost accounting, that is output costing, single costing, unit costing, one operation costing. आज हम आपके सामने में लागत लेखांकन के अंतर्गत एक नए चैप्टर के रूप में एक गतिविधि के लागत का लेखांकन या इकाई लागत लेखांकन की जानकारी लेकर के आए हैं। इस प्रेजेंट सीरीज़ ऑफ वीडियो में, इस प्रेजेंट चैप्टर के अंतर्गत हम आपके सामने में कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड आउटपुट कॉस्टिंग के अंतर्गत प्रोडक्शन के कॉस्ट को कैलकुलेट करना बतलाएंगे। इतना ही नहीं, हर एक प्रोड्यूसर्स डिफरेंट लेवल के कॉस्ट को जानना चाहता है, क्योंकि वह इससे अपने दूसरे प्रोड्यूसर्स से कंपेयर कर सके, अपने पास्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से कंपेयर कर सके, मार्केट के कॉस्ट प्राइस से, मार्केट के रेट से कंपेयर कर सके और यह डिसीज़न ले सके कि उसे प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है या प्रोडक्शन को रोक देना है, मार्केट से परचेज करना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज़ अगर हम प्रोडक्शन करते रहते चले जाते हैं और अकाउंटिंग एट लास्ट बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी, इसमें हम सक्सीड नहीं हो पाएंगे। हम जानते रहते हैं हर एक लेवल के कॉस्ट को, तो अगला एफर्ट जो होगा हमारा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ज़्यादा सोचा समझा होगा। निश्चित रूप से इसके फ़ायदे हमको मिलेंगे। तो हर एक प्रोड्यूसर्स की कोशिश होती है कि आखिर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके कॉस्ट को, हर एक लेवल के कॉस्ट को जाने। तो हर लेवल के कॉस्ट को जानने के लिए हम इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में उससे रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट प्रिपरेशन की जानकारी देंगे। कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपरेशन से संबंधित एग्जाम्पल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन की जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम उन टर्म्स को बतलाएंगे जिसका डिफरेंट कॉस्ट लेवल में कहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, किस एक्सपेंसेस को हम किस नेचर ऑफ एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ आने वाली हर समस्या जो इस चैप्टर से रिलेटेड है आगे के एडवांस प्रॉब्लम में, उसकी भी हम जानकारी देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कभी कभी प्रोड्यूसर्स एट ए टाइम सो मेनी प्रोडक्ट या चीज़ों को बनाता है और उसके लिए एक नेचर की चीज़ों को बना रहा है, जैसे वुडन फर्नीचर को बना रहा है, तो उसमें डेस्क, टेबल, बेंच, स्टूल डिफरेंट नेचर का बनाएगा। या होटल की बात करें, वहाँ पर होटल वाले को देखें तो आलू से ही सिंघाड़ा भी बनाता है, या आलू चॉप भी बना रहा है, या वेजिटेबल चॉप भी बना रहा है, या और भी चीज़ों को बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मटेरियल परचेज़ करने जाएगा, निश्चित रूप से आवश्यकता के सभी मटेरियल को परचेज़ करेगा वो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट में काम आने वाला है। हो सकता है प्रोडक्शन का जो हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस, बहुत सारा कॉमन प्रोसेस है, इसलिए एक साथ करेंगे, लेकिन हमें जानना तो हर एक प्रोडक्ट के कॉस्ट को अलग अलग जानकारी लेना है। तो ऐसी स्थिति में उस सेपरेशन पॉइंट के बाद क्या कॉस्ट आता है, उसके पहले का क्या कॉस्ट है, सेपरेशन पॉइंट का क्या कॉस्ट है, हम इन सब की हर एक आइटम का अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेशन भी बतलाएंगे। इतना ही नहीं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट को देखिए, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं है कि मटेरियल या डिफरेंट एक्सपेंसेस इक्वली यूज़ में आता है। हम देखते हैं जैसे स्टूल बनाते हैं तो उसमें जो वुडन या लकड़ी का यूज़ होगा, उसका जो साइज़ होगा निश्चित रूप से एक टेबल के साइज़ की तुलना में काफ़ी कम लकड़ी लगेगी। और कभी कभी ज्वाइंट एक्सपेंसेस के रूप में हमारा मटेरियल, लेबर या अदर एक्सपेंसेस दे देता है। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे कि सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का निकाला जा सके, इन सब की विस्तार से जानकारी हम आपको इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में देने जा रहे हैं। और सिर्फ जानकारी नहीं, कंसेप्ट नहीं, साथ ही साथ ज़रूरत के सुइटेबल एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी हम आपको और कन्विंसिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले इस प्रेजेंट वीडियो में हम आपके सामने में आपको बतलाने जा रहे हैं
कि हमारा जो आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग है, इसके पीछे में ऑब्जेक्टिव तो हम आपको बताए कि हमें सस्ता और अच्छा बनाना है, टू प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी। और इसके लिए ज़रूरी है स्टेप वाइज, फेज़ वाइज कॉस्ट को जाने। और एक सिंगल यूनिट के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम एक गतिविधि की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इससे रिलेटेड अकाउंटिंग का फॉर्मेट जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट होता है। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट में हम जानते हैं स्टेप वाइज आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बतलाया गया है। सबसे पहले हम मटेरियल, लेबर और चार्जेबल एक्सपेंसेस एज इम्पॉर्टेंट एज मटेरियल एंड वेजेस को यूज़ करते हैं, और इससे रिलेटेड वैल्यू को हम प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे, तो वहाँ तक के कॉस्ट वैल्यू को हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। फिर ऑफिस से रिलेटेड, कारण कि पैरेलल ऑफिस भी चलता है किसी भी मीडियम या लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स के यहाँ, इसलिए ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट की जानकारी हो जाती है। इसके पश्चात निश्चित रूप से अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेल करना, प्रॉफिट कमाना है, तो इसके बाद हम सेल के एफर्ट्स के लिए जो कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने पर आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। एंड देन प्रॉफिट ऐड करने से सेलिंग प्राइस की जानकारी होगी। चूँकि प्रोड्यूसर्स का ऑब्जेक्टिव होता है सेल करना, तो सेल किस प्राइस में करें, इसके लिए टोटल कॉस्ट की जानकारी के बाद प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस को वो फिक्स करता है। इस पर्पस से भी अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट इज़ एसेंशियल टू प्रिपेयर। इस तरीके से इन सभी उद्देश्यों की जानकारी के लिए जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं और कभी कभी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया जाता है, तो हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेज के यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड दे करके पर यूनिट रेट निकालना चाहिए। इसके पीछे में भी रीज़न क्या है, तो निश्चित रूप से हर एक प्रोड्यूसर्स का उत्पादन का क्वांटिटी जो होता है वो डिफरेंट होता है। कोई 500 यूनिट में कोई सामान बना रहा है, तो वही सामान दूसरा प्रोड्यूसर्स की कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा है, 5000 बना रहा है। कोई मार्केट में बेचने की कैपेसिटी कम रखता है तो 5 यूनिट भी बनाता है। मतलब कहने का है कि उसकी कैपेसिटी और मार्केट के डिमांड के कॉम्बिनेशन से फिक्स करता है हर एक प्रोड्यूसर्स की उसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, जो भी फिक्स किया गया है। चूँकि हर एक प्रोड्यूसर्स का ये फिक्स क्वांटिटी डिफरेंट होता है, तो उस क्वांटिटी के कॉस्ट को आपस में कंपैरिजन करना फ्रूटफुल नहीं होगा। इसी कारण से हर एक प्रोड्यूसर्स पर यूनिट कॉस्ट अगर निकाल करके रखे, तो ऐसी स्थिति में पर यूनिट कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट के रेट से हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट हम कब निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेज, जैसे प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, ऑफिस कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है, इसके पर यूनिट रेट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया है तो। यहीं पर अगर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो कॉस्ट शीट में हर एक एक्सपेंसेस वैल्यू का पर यूनिट, हर एक आइटम का पर यूनिट कंपलसरी निकाला जाता है। वहाँ एक अलग कॉलम ही बनाते हैं हम पर यूनिट रेट के नाम से। पर यूनिट रेट का मतलब पर यूनिट ही नहीं होता है, पॉपुलर यूनिट होता है। जैसे ब्रिक्स वगैरह की बात करें तो प्रोड्यूसर्स का या हर एक आदमी जो कंज्यूमर भी है ब्रिक्स का, वो अगर रेट पूछता है तो 1000 ब्रिक्स का रेट पूछता है। प्रोड्यूसर्स भी अगर सेल करने के लिए रेट बतलाता है तो 1000 ब्रिक्स का रेट बतलाता है, एक ईंटे का रेट नहीं बतलाया जाता है। तो उस स्थिति में जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो पर 1000 ब्रिक का एक कॉलम रहेगा, टोटल अमाउंट का दूसरा कॉलम रहेगा। और अगर दूसरी चीज़ों को बनाते हैं, वहाँ यूनिट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो ऐसी स्थिति में पर यूनिट रेट हम डिफाइन करेंगे एक कॉलम में, और टोटल अमाउंट तो हमारा दूसरा कॉलम में रहेगा ही। इस तरीके से कॉस्ट स्टेटमेंट में अगर इन्फॉर्मेशन मांगा गया है तो कॉस्ट स्टेटमेंट हमें बनाना है आउटपुट कॉस्टिंग में, कॉस्ट शीट में बोला गया है तो कॉस्ट शीट बनाना है। इतना ही नहीं, कॉस्ट स्टेटमेंट में भी मान लीजिए फैक्ट्री कॉस्ट बोला है, तो निश्चित तरह से प्रोडक्शन की शुरुआत जीरो से होगी, बिगनिंग से होगी। तो बिगनिंग से लेकर के फैक्ट्री कॉस्ट तक सॉल्व कर देंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए डिफरेंट कॉस्ट बोलता है, फैक्ट्री कॉस्ट भी, ऑफिस कॉस्ट भी, सेलिंग प्राइस भी, तो 1 by 1 निकालते चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे, हम तो मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, प्राइम कॉस्ट आएगा, स्टेप एकदम हमारा
उसी फॉर्मेट के स्टेप को फॉलो करेंगे जो अब तक पिछले चैप्टर में वीडियो में बतलाए थे। इस वीडियो में भी हम स्पष्ट करने जा रहे हैं, उसका रिवीजन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि फिर इसी पर बेस्ड होगा, इसी प्रोसेस से हमारा अकाउंटिंग बनेगा। इसी कारण से हम आपको स्पष्ट रूप से बतला दें कि इस कंडीशन में जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो बनाते क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 कॉलम बनता है। एक पार्टिकुलर का कॉलम बनेगा, दूसरा अमाउंट्स इन रुपीज़, ये हमारा डिटेल अमाउंट को प्रेजेंट करेगा, विस्तार से एक एक आइटम के वैल्यू को बतलाएगा। ये फाइनल अमाउंट, हर स्टेज के इम्पॉर्टेंट स्टेज के अमाउंट को प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन किस चीज़ से, तो बेसिक आइटम है, प्राइमरी या फर्स्ट या फंडामेंटल आइटम है इस मटेरियल। मटेरियल के साथ साथ हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइटम होता है वेजेस या लेबर चार्जेस, और उतना ही इम्पॉर्टेंट अगर कोई एक्सपेंस है तो दैट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द प्लेस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, दैट इज़ नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। इन सब को कंबाइंड करते हैं तो हमारा आ जाता है प्राइम कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस को इंक्लूड करते हैं तो हमारा आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं इसको हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या ऑफिस कॉस्ट भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद हम सेलिंग एक्सपेंस को इंक्लूड करते हैं तो आ जाता है हमारा टोटल कॉस्ट। एंड देन प्रॉफिट हम अपना डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है हमें, इसमें प्रॉफिट क्या चार्ज करना है। प्रॉफिट को जब हम प्लस कर देते हैं तो आ जाता है सेल्स या सेलिंग प्राइस। तो न सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बल्कि सेलिंग प्राइस फिक्स करने के पर्पज़ से हम इसकी जानकारी इस अकाउंटिंग को बनाते हैं। निश्चित रूप से जहाँ मटेरियल की बात आती है तो प्रोडक्शन में 3 तरह के मटेरियल का यूज़ होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, हर एक प्रोड्यूसर के यहाँ मटेरियल का 3 रूप होता है। दूसरा होता है पार्टली फिनिश्ड मटेरियल, और तीसरा होता है फिनिश्ड मटेरियल। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली बार जब प्रोडक्शन किए होंगे तो ज़रूरी नहीं कि 100% रॉ मटेरियल यूज़ कर लिए होंगे, कुछ बचा होगा। तो लास्ट टाइम का जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है इस प्रोडक्शन प्रोसेस में वो हमारा ओपनिंग रॉ मटेरियल हो जाएगा। इस बार भी इसके बाद हम परचेज़ करेंगे रिक्वायर्ड क्वांटिटी से, परचेजेज ऑलवेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा। और जितना भी हमारे पास है, ज़रूरी नहीं कि हम प्रोडक्शन बना ही लेंगे, हम हमेशा मार्केट के कांटेक्ट में रहते हैं और ज़रूरत के मुताबिक ही प्रोडक्शन को हम डालते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में डालते हैं। हो सकता है इसमें क्लोजिंग भी रख दें हम। इस तरीके से रॉ मटेरियल का 3 रूप पाया जाता है। इसकी अकाउंटिंग कहाँ होती है तो आप जानते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ मटेरियल के जगह पर होगा। अगर मटेरियल सिंगल वैल्यू के रूप में दिया गया है तो डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, और मटेरियल का डिफरेंट फॉर्म दिया गया है तो यहाँ पर हम ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज या रॉ मटेरियल इन, कहीं से भी किसी भी सोर्स से मटेरियल आया तो उसको भी हम प्लस में लिखेंगे, माइनस करेंगे हम क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इस तरीके से हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा मटेरियल यूज्ड और मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद हम वेजेस का यूज़ करेंगे, देन चार्जेबल एक्सपेंसेस, और आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। वो पार्टली फिनिश्ड मटेरियल को हम WIP, वर्क इन प्रोग्रेस के भी नाम से जानते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से भी दिया जा सकता है। तो WIP जो क्वेश्चन में दिए जाते हैं, ये पहली बात तो इसमें भी किसी भी स्टेज में प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो हम देखते रहेंगे कि हमारी ज़रूरत कितना है प्रोडक्शन करने, कितना हम मार्केट में बेच सकते हैं। अगर लगता है कि पूरा नहीं बिकेगा तो पिछली बार अगर ऐसा रिटेन करके कोई मटेरियल रखा गया है पार्टली फिनिश्ड, ना रॉ मटेरियल का स्टेज है ना फिनिश्ड स्टेज है, बीच के स्टेज का मटेरियल है,
तो उस स्थिति में पिछली बार का रिटेन्ड वर्क इन प्रोग्रेस जो है इस बार का ओपनिंग हो जाएगा, और इस बार भी जितना है ज़रूरी नहीं कि सब का सब प्रोड्यूस करे, फिर क्लोजिंग हो सकता है। और हर एक स्टेज में ओपनिंग से क्वांटिटी बढ़ता है प्रोडक्शन का, प्लस करेंगे, क्लोजिंग से घटता है, क्लोजिंग को हम हमेशा माइनस करेंगे कहीं पर भी। पार्टली फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस की जब बात करते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस 3 तरह से आपके क्वेश्चन में दिया जाता है। एक है WIP WIP एट प्राइम कॉस्ट, दूसरा है WIP एट फैक्ट्री कॉस्ट। देखने की ज़रूरत है कि कैसे दिया गया है। और तीसरा है सिंपली WIP, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, सिर्फ WIP ओपनिंग और क्लोजिंग रहता है। हमेशा याद रखिएगा एट प्राइम कॉस्ट है तो इसका यूज़ जो होगा बिफोर, जस्ट बिफोर प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के ठीक पहले। मतलब हमारे कहने का है यहाँ पर ओपनिंग को प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। एट फैक्ट्री कॉस्ट है तो इसका यूज होगा जस्ट बिफोर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के जस्ट पहले, मतलब हमारे कहने का इस कंडीशन में इसका यूज़ कहाँ पे होगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट के जस्ट पहले ओपनिंग को प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। और जब जस्ट WIP दिया गया है तो आइदर बिफोर प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, आपकी मर्जी किसी एक जगह लिखना है, एनी वन प्लेस एज यू विश, आप जहां चाहें लिख सकते हैं किसी एक जगह। अगर कोई इंफॉर्मेशन सिर्फ WIP दिया गया है तो। अब जहां तक फिनिश्ड मटेरियल की बात है, फिनिश्ड मटेरियल में भी ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। ओपनिंग जैसा कि बतलाए हमेशा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है, प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। और इसका यूज़ कहाँ होगा, तो निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद होगा। यहाँ पर हम प्लस करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस करेंगे, और प्लस और माइनस के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। एक और स्टेज बढ़ जाता है, फिर हम सेलिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आता है, और प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर्म में अगर बोला गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यूनिट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस को, तो हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया जस्ट प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए तो बस मटेरियल यूज्ड और प्राइम कॉस्ट निकाल करके छोड़ देंगे। अगर बोला गया सेलिंग प्राइस तो निश्चित रूप से स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक हमें बनाना होगा। अब इसमें दो बातें हैं, एक देखिए एक्सपेंसेस है, एक है कॉस्ट। याद रखिएगा पर्टिकुलर प्लेस के पेमेंट वैल्यू को हम एक्सपेंसेस कहते हैं, और पर्टिकुलर प्लेस तक के एक्सपेंसेस के टोटल अमाउंट को कॉस्ट कहते हैं। मतलब यहाँ का एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ तक के वैल्यू का जोड़ जो है वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है। कहीं पर भी इस पर्टिकुलर प्लेस का पेमेंट वैल्यू हमारा एक्सपेंसेस होगा, लेकिन यहाँ तक के टोटल वैल्यू को हम, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है। जब कॉस्ट शीट बोलेगा तो उस कंडीशन में हमारा हेडिंग हो जाएगा कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट में हर एक आइटम का पर यूनिट निकालना कंपलसरी होता है। इसी कारण से यहाँ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जरूर दिया जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अगर बनाने के लिए दिया गया है तो इस स्थिति में कभी क्वेश्चन में हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पाते हैं, कभी नहीं पाते हैं। नहीं पाते हैं तब तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में दिया गया है तो हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेज का हमें पर यूनिट रेट निकाल करके दिखलाना चाहिए। कैसे निकलेगा पर यूनिट रेट, तो वहाँ तक के अमाउंट के टोटल का यूनिट से डिवाइड देंगे, हमारा पर यूनिट रेट आ जाएगा। हर एक प्रोड्यूसर से इस तरीके से अगर पर यूनिट निकाल करके रखे तो किसी भी स्टेज को हम के कॉस्ट को हम रेट को हम कंपेयर कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं हमें प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्शन फिर भी हम ब्लाइंडली बढ़ाते चले जाते हैं तो फिनिश्ड मटेरियल को रिटेन करके रखने में, चूँकि बेच पाएंगे नहीं, बेचने में हमें वैल्यू मिलेगा नहीं तो हम बेच नहीं पाएंगे, तो उसको फिर रख रखाव में, मेंटेनेंस में हमें ज़्यादा एक्सपेंस होगा, तो बैड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा, पूंजी फंसती चली जाएगी, बेच भी नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है डिसीजन समय पर ले लेना, और समय पर ले लेने के लिए इसको कंपेयर करने की ज़रूरत है। इसलिए पर यूनिट रेट निकाला जाता है अनिवार्य रूप से।
लेकिन क्वेश्चन में आपके नहीं दिया गया है तो आपके सामने में कोई विकल्प नहीं है, कोई भी स्थिति नहीं है। फिलहाल कॉस्ट सीट की जब बात करते हैं तो कॉस्ट सीट में एक कॉलम बनेगा पर यूनिट कॉस्ट या पॉपुलर यूनिट कॉस्ट और फाइनल अमाउंट। हर एक आइटम का अमाउंट लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल और यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। परचेजेज में उसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से वेजेस का वैल्यू लिखेंगे, यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट। चार्जेबल एक्सपेंसेस को भी यूनिट से डिवाइड करेंगे। प्राइम कॉस्ट आ गया टोटल, यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट। हर एक आइटम का इसी तरीके से हम एक्सपेंसेस का जो भी वैल्यू है फैक्ट्री से रिलेटेड यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट रेट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट रेट आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस वैल्यू को भी यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी जो भी वैल्यू आया उसको यूनिट से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंस को भी यूनिट से डिवाइड करेंगे तो सोल्ड यूनिट से, यहाँ तक प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन यूनिट हमारा 1000 है और सोल्ड यूनिट 800 है तो क्लोजिंग 200 का माइनस करने के बाद अब आगे जो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस या कॉस्ट आएगा वो 800 का यूनिट का आएगा। इसलिए अब आगे हम पर यूनिट रेट निकालने के लिए 800 से डिवाइड करेंगे। और जब प्रोडक्शन कर रहे थे 1000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स के पहले यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम सेलिंग यूनिट अगर डिफरेंट है तो सेलिंग यूनिट से डिवाइड करेंगे। याद रखना है इस बात को। टोटल कॉस्ट आ गया। इसके बाद प्रॉफिट हम फिक्स कर लिए, सेलिंग प्राइस आ गया, उसका भी पर यूनिट क्या रेट है इसकी हम जानकारी लेंगे। मटेरियल के यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे कॉस्ट शीट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हो। हर एक प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा पार्टली फिनिश, तीसरा फिनिश। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हो में अकाउंटिंग बनाने के लिए बोले या कॉस्ट शीट में, बस फ़र्क इतना ही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेज का अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है तो पर यूनिट रेट निकालते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकालते हैं। और कॉस्ट शीट में कंपलसरी एक कॉलम ही पर यूनिट का बनता है। हर एक आइटम के अमाउंट को हम यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट रेट भी दिखलाते हैं और अमाउंट, टोटल अमाउंट भी दिखलाते हैं हर आइटम का। ये बातें इस आज के प्रेजेंट वीडियो के लिए हम आपके सामने में पेश किए हैं। फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ, स्पेशली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के प्रिपरेशन प्रोसीड्योर को हम क्लियरली विथ एग्जाम्पल, विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ और उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हुए आपके सामने में रखेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज के पेंडेमिक समय में जो दूसरा फेज़ हमारा आ गया है कोरोना काल का, निश्चित रूप से बहुत डरावना है। आप सभी से इस कारण से अनुरोध है कि इसके गाइडलाइन को, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को या WHO के गाइडलाइन को फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसमें आपका भी हित है और दूसरे लोगों का भी हित है। इस कारण से हमें उम्मीद है आप गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए, अपने घर में रहते हुए, बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पर ही, जब ज़रूरत है बाहर जाना तभी आप निकलिए, अदरवाइज़ अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। यही हमारी कामना है। और साथ ही साथ पढ़ाई को, अपनी जानकारी को अपने बढ़ाते रहिए। इसमें कोई कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो ना हो, नॉलेज निश्चित रूप से आपको आगे काम करेगा। इस कारण से वीडियो को हमारे रेगुलर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।